हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज तरावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2023 में आपका जो ओएमएसएम का पेपर हुआ था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उसका आज हम डिटेल्ड में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने है दिसंबर 2023 में जो सीए में इंटर का एग्जाम हुआ, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओएमएसएम एज पर न्यू सिलेबस 2022, उसका आज हम यहां पे सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। अगर मैं पेपर के पैटर्न की बात करूं तो पेपर का पैटर्न वही था जो कि इंस्टीट्यूट ने एमटीपी के थ्रू हमें बताया था। 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, 100 नंबर का पेपर, जिसमें ओएम की 60% वेटेज एंड 40% वेटेज ऑफ एसएम यहां पे इंस्टीट्यूट ने बताई थी, जिसमें सेक्शन बनाए गए थे 2, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 15 एमसीक्यू दिए गए 2-2 नंबर के, और जैसा कि बच्चों को डाउट था कि सर 2 नंबर का अगर एमसीक्यू है तो क्या हमें रीजन भी मेंशन करना पड़ेगा आंसर के साथ, तो पेपर में एग्जाम में स्पेसिफिकली क्लियर किया गया था, यू मे राइट ओनली द रोमन न्यूमरल एंड द अल्फाबेट चूजन फॉर योर आंसर। तो आपको केवल और केवल ये नंबर और इसमें से जो आपका ऑप्शन था वही लिखना था, कोई रीजन वगैरह वहां पे मेंशन करने की जरूरत आपको नहीं थी 2 नंबर के लिए। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन रखा गया, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कंपलसरी था, आपको अटेम्प्ट करना था, जिसमें 15 एमसीक्यू 2-2 नंबर के रखे गए। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो सेक्शन बी था, सेक्शन बी में आपको टोटलिटी में 7 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। हर क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की थी। तो इस बार के पेपर में ऐसा नहीं था कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट अलग है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट अलग है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सेक्शन ए में 15 एमसीक्यूज के अंदर ओएम भी कवर था, एसएम भी कवर था। सिमिलरली सेक्शन बी में जो 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने थे, इसके अंदर ओएम भी कवर था और एसएम भी यहां पे कवर्ड था। थोड़ा सा अगर मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी की तरफ जाऊं तो नॉर्मली हमें पता है कि सर जो एमसीक्यू आता है वो तो थ्योरेटिकल आता है, बट फिर भी यहां पे आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6 यू कैन से, वैसे तो थ्योरेटिकल ही था बट कैन से प्रैक्टिकल, इसके अलावा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया था आपको इसके अंदर, पॉइंट नंबर 13 जो था एमसीक्यू, वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पे दिया गया था। इसके अलावा अगर हम सेक्शन बी पे जाते हैं तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा थ्योरी रखा गया, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका पार्ट ए थ्योरी और बी पार्ट प्रैक्टिकल रखा। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा प्रैक्टिकल रखा और क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा प्रैक्टिकल रखा। और क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो थे, 6, 7 और 8 जो थे, वो पूरे के पूरे थ्योरी रखे गए। तो कहीं ना कहीं नो डाउट थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पोर्शन था, लेकिन मैं यही कहूंगा इस बार जो प्रैक्टिकल पोर्शन था थोड़ा सा कम रखा गया, प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा सा कम रखा गया। उसके पीछे रीजन यही था कि ओएम की वेटेज 60 मार्क्स और एसएम की वेटेज 40 मार्क्स, और एसएम जो है 40 मार्क्स का वो 100% थ्योरेटिकल होता है। दैट इज द रीजन जिसकी वजह से थ्योरी पोर्शन अपने को ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद ओल्ड सिलेबस, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में ओएम की वेटेज 70 थी, 30 एसएम था, जबकि न्यू सिलेबस में एसएम आपका 40 का है और 60 का ओएम है, जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े से यहां पे कम देखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दैट वाज एमसीक्यू, 15 एमसीक्यू थे यहां पे 2-2 मार्क्स के लिए। पॉइंट नंबर 1, विद रेफरेंस टू द ऑपरेशंस ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन हाउ टू रीच द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सर प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, इज रिलेटेड टू विच वन, इसमें से किससे रिलेट करता है, क्वालिटी से, इन्वेंट्री से, मेंटेनेंस से या डिस्ट्रीब्यूशन से। सर आप इसका केवल ट्रांसलेशन भी कर लेते कि कस्टमर तक माल कैसे पहुंचेगा, तो भी आप इसका सही आंसर दे सकते थे। डी वाज द करेक्ट आंसर, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कस्टमर तक माल कैसे पहुंचेगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, हाउ मच स्पेस एंड कैपेसिटी डज ईच इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर लीड।
हाउ मच स्पेस, कितना स्पेस और कितनी कैपेसिटी डज ईच इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर नीड, फैसिलिटी लोकेशन, फैसिलिटी लेआउट, कैपेसिटी प्लानिंग या एमआरपी। तो सर फैसिलिटी लेआउट में ये डिसाइड किया जाता है हाउ मच स्पेस एंड कैपेसिटी डज ईच एक्टिविटी सेंटर नीड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, the non-linear iterative process that seeks to understand users needs, challenge assumptions, redefine problems and create innovation solution to prototype and test is called product design, product mix, design thinking या product life cycle. Sir, this is the definition of design thinking. This is the definition of design thinking. C will be your correct answer. नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू था आपका, एनी सॉल्यूशन दैट ऑल्सो सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ द जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड ए बेसिक सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। तो सर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन की ये डेफिनेशन यहां पे गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ISO स्टैंडर्ड्स are reviewed every year, 2 years, 5 year या 10 year। सर ISO स्टैंडर्ड जो है हर 5 साल से रिव्यू किए जाते हैं। C will be your correct answer। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ABS Limited, a manufacturing company, has a production line consisting of 5 work centers in series with individual capacity in units per shift as are given। The actual output of line is 270 unit per shift। एक्चुअल आउटपुट तो 270 है। वर्क सेंटर के नाम है PQRST, कैपेसिटी पर शिफ्ट गिवन है। क्वेश्चन की डिमांड है आपको बोटलनेक सेंटर बताना है। सर बोटलनेक सेंटर वो सेंटर होता है जिसकी कैपेसिटी सबसे कम होती है। तो आप यहां पे देख सकते हो सबसे कम कैपेसिटी जो है वो यहां पे टी की है, 300 सबसे कम है टी की कैपेसिटी। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वर्क सेंटर टी जिसकी कैपेसिटी कम से कम है दैट इज नॉन एज बोटलनेक सेंटर। नेक्स्ट सेवंथ, अंडर मेंटेनेंस मैनेजमेंट two type of cost and need to be balanced. One is cost of premature replacement and other is cost of purchase of material, breakdown, purchase of finished goods, none of the above। तो सर रिप्लेसमेंट के साथ मैच करता है आपका ब्रेकडाउन। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ब्रेकडाउन। मेंटेनेंस मैनेजमेंट में एक तो प्रीमेच्योर रिप्लेसमेंट की कॉस्ट हो सकती है, दूसरी आपकी मशीन खराब हो गई तो ब्रेकडाउन की कॉस्ट हो सकती है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8th, the technique which involves developing a model of real phenomena and then performing experiment on the model evolved is referred to as transportation assignment simulation या queuing। सर सिमुलेशन में ऐसे होता है कि आप एक मॉडल बनाते हो, उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हो, देन उसके अकॉर्डिंगली आगे फिर प्रोडक्शन अपना स्टार्ट करते हो। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सिमुलेशन। नेक्स्ट 9th one, which one of the following refer to the job specific goals of each individual employee? Each individual employee, performance objective, personal objective, professional objectives या फिर organization genomics। सर each individual की बात कर रहे हो तो that is related to personal objective। B will be your correct answer। B will be your correct answer। Next 10th one, which one of the following is related to a situation when consumers have a preference for the product of established company? कि कस्टमर की प्रेफरेंस है कि वो एस्टैब्लिश्ड कंपनी की माल पे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दैट इज नॉन एज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट या फिर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। सर दिस इज द ब्रांड लॉयल्टी की कस्टमर का एक लॉयल्टी है ब्रांड के लिए कि मैं तो इसी प्रोडक्ट को, इसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देता हूं। नेक्स्ट वन 11th, द फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस to achieve dramatic improvements in critical contemporary measures of performance such as cost, quality, service and speed is called transformation, reprocessing, TQM या फिर BPR। सर BPR की डेफिनेशन है फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव dramatic improvement in critical contemporary measures of performance such as cost, quality, service and speed। This is the definition of BPR, business process reengineering। D will be your correct answer।
डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12th, a collection of data that is huge in volume and is growing exponentially with time is called, sir, this is the definition of big data. A collection of data that is huge in volume and is growing exponentially बढ़ता है, this is known as big data. A will be your final answer. Next 13th, the expected time for an activity of project B is 7 days. सर एक्सपेक्टेड टाइम को टीई से इंडिकेट किया जाता है। इफ द ऑप्टिमिस्टिक को टीओ से इंडिकेट किया जाता है एंड पेसिमिस्टिक को टीपी से इंडिकेट किया जाता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम आर 3 days एंड पेसिमिस्टिक टाइम है 15 days का। व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली टाइम जिसको टीएम से इंडिकेट किया जाता है ऑफ द एक्टिविटी? आपको टीएम बताना है, तो सिंपल इसका होता है फॉर्मूला टीई इज इक्वल टू टीओ प्लस 4tm प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6। सर ये फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड टाइम निकालने का। एक्सपेक्टेड टाइम गिवन है 7 days का, ऑप्टिमिस्टिक टाइम गिवन है 3, 4tm, सर टीएम आपको निकाल के देना है, और पेसिमिस्टिक टाइम है 15 days का डिवाइडेड बाई 6। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया 42 इज इक्वल टू 3 plus 15 18 प्लस 4tm। तो यहां से आपके पास टीएम आ गया 6 days का टीएम आ गया सर, 6 दिन आपका टीएम आ गया। दैट इज बी विल बी योर फाइनल आंसर 6 days। बी विल बी योर फाइनल आंसर 6 days। नेक्स्ट 14th MCQ, इन SWOTC एनालिसिस द लेटर C डिनोट्स। ये C क्या इंडिकेट करता है? चैंपियंस, कैरेक्टरिस्टिक, चैलेंजेस या फिर कोर वैल्यूज। सर SWOTC में ये जो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एंड C जो होता है वो चैलेंजेस को इंडिकेट करता है। C विल बी योर फाइनल आंसर। और 15th और लास्ट जो MCQ था, दैट इज व्हाइल डेवलपिंग KRAs की फुल फॉर्म की रिजल्ट एरियाज, फॉलोइंग कैन बी द हर्डल। लैक ऑफ क्लैरिटी होती है सर, डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, टॉप डाउन इंपोजिशन एरिया भी हो सकता है। तो डी विल बी योर फाइनल आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपके 15 MCQ पूछे गए थे आपके OMSM के एग्जाम में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो सजेस्टेड आंसर सीरीज होती है हर बार हम एग्जाम के बाद आपके लिए लेकर आते हैं। जैसे इस बार लेकर आए हैं, जून 24 के बाद भी लेकर आएंगे, दिसंबर 24 के बाद भी लेके आएंगे। हर बार हम आपके लिए सजेस्टेड आंसर सीरीज लेके आते हैं एग्जाम्स के बाद। इसके अलावा एग्जाम से पहले भी हम आपके लिए रिवीजन सीरीज लेकर आते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल पे ही आती है। तो यूट्यूब चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, जिसके लिए आप अगर बात करें तो जून 24 के लिए हम मार्च के आसपास फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिए। इसके अलावा जो मैं आपके सामने सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, अगर आपको ये सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर व्हाट्सएप करके आप लिख दीजिए कि आपको OMSM का न्यू सिलेबस का दिसंबर 2023 के जो एग्जाम हुए थे उसका पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि केवल और केवल अकेले एजुकेशन का बेनिफिट लेने से कुछ नहीं होगा। एजुकेशन जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना आपको भी फायदा है और बाकियों को भी फायदा पहुंचाना चाहिए। इसके बाद अगर हम सेक्शन बी की तरफ बढ़े, तो सेक्शन बी जो है उसमें आपको टोटलिटी में 7 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। हर क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की थी। एक बार अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो सर क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि 7 मार्क्स के, इसमें 2 प्रैक्टिकल रखे गए, बट दोनों थ्योरी थे, दोनों पार्ट थ्योरी थे। इसके अलावा जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, तो सर क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए जो है 7 मार्क्स का थ्योरी रखा, बट बी पार्ट डिमांड फोरकास्टिंग में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दे दिया 7 मार्क्स का, जो कि काफी इजी था, अभी मैं करवाने वाला हूं आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें भी आपके 2 पार्ट किए गए 7 मार्क्स के, जिसमें पार्ट ए जो है
वो रखा असाइनमेंट में से, और पार्ट बी जो रखा वो रखा क्विंग मॉडल में से। क्विंग मॉडल में से दिखने में बी जो है थ्योरी लग रहा है, लेकिन ये थ्योरी है नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल था। पार्ट ए जो था वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस में से था, और जो बी पार्ट था वो आपको देखने को मिल रहा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेटवर्क एनालिसिस में से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, सर तीनों ही क्वेश्चन में दो दो पार्ट कर दिए। 7 नंबर्स के मार्क्स के लिए आपके सामने ये थ्योरी क्वेश्चन रख दिए। आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो इसमें मेरा सजेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही था कि आप एक तो क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कर लो, जिसमें 7 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लो, जिसमें 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर लो, जिसमें आपको 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिल जाए। तो इस तरीके से 35 मार्क्स का तो आप प्रैक्टिकल यहां पे अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके अलावा बाकी जो 35 मार्क्स का बच गया था पार्ट बी में, वो आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना ही करना था। मेरा जो मेन पर्पज है यहां पे मैं क्लियरली बता देता हूं इस वीडियो का, मेरा मेन पर्पज आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर को प्रेजेंट करना। तो जो थ्योरी क्वेश्चन है उसको तो आप इजीली अपने स्टडी मटेरियल में जाके देखोगे तो भी आपको बहुत इजीली वहां पे आंसर फाइंड आउट हो जाते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चंस मैं यहां पे डिस्कस नहीं करने वाला हूं, ओनली केवल और केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं उनका मैं यहां पे आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। फिर भी एक बार थ्योरी क्वेश्चन रीड जरूर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सर पार्ट ए 7 मार्क्स के लिए, रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट related to global competition and the impact it has on manufacturing firms. In this context, state in brief the recent trend in production and operation management. कोई भी 7 पॉइंट आपको यहां पे मेंशन करने थे। आपको पहला ही जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट, उसमें इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। भले आप अपने स्टडी मटेरियल में जाके देखो, या आपने अगर हमसे क्लासेस बाई करी हुई है, आपको नोट्स मिले थे हमारी तरफ से, तो उसमें भी आप देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट, उससे में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। 7 मार्क्स के लिए 7 पॉइंट आपको यहां पे मेंशन करने थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था, ये भी 7 मार्क्स के लिए, यू आर वर्किंग एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन whether resources are to be organized around product or process in order to implement the flow strategy. In this context, describe in brief the basic process types to be chosen any 7. आपको यहां पे टाइप ऑफ प्रोसेसेस लिखने थे। 7 नंबर के लिए कोई भी 7 प्रोसेस आपको यहां पे मेंशन करनी थी, जो कि आपको प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर जाके क्वेश्चन, कैपेसिटी प्लानिंग जो है, प्रोसेस लेआउट जो है, प्रोडक्ट लेआउट जो है, उसके अंदर आपको जाकर इसका सॉल्यूशन इजीली यहां पे थ्योरेटिकल मिल जाता है। इसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, तो 3 में के ए पार्ट में प्रोडक्शन कंट्रोल का एक बेसिक टाइप पूछा गया, समराइज द बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल पूछा गया 7 मार्क्स के लिए, जो कि आपको प्रोडक्शन कंट्रोल के टॉपिक में, चैप्टर में जाके इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। इसके बाद जो 3B था, इसका हम यहां पे फुल फ्लेज सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज ऑफ कार्स ऑफ स्कोडा मेक एंड इट्स एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। सर यहां पे हमें कार की एज गिवन है ईयर्स में, जिसको एक्स से इंडिकेट किया गया है। एज ऑफ कार में भी 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स और 8 ईयर्स, और साथ में मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन आपके पास इन 1000, जिसको वाई से इंडिकेट किया गया है 10,000, 20,000, 25,000 और 30,000। क्वेश्चन की डिमांड है सिंपली फिट ए लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। सर सबसे पहले तो हमें y ऑन x दैट इज y की इक्वेशन बना के देनी है, जो कि होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो उसमें a और b की वैल्यूज निकाल के इक्वेशन फॉर्म करके देनी है। इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट कर लिया था। आंसर नंबर 1 जो मैंने आपको कराया, उसका भी यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि जब आपको हमारी तरफ से पीडीएफ मिले तो ये सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाए। मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बना लिया है क्वेश्चन नंबर 3B का। सबसे पहले तो डेटा कॉपी कर लिया जो क्वेश्चन में गिवन था, एक्स और वाई। एक्स कॉपी कर लिया 2468 और वाई कॉपी कर दिया यहां पे 10, 20, 25 और 30।
हमें जरूरत होती है एक्स स्क्वायर और एक्स वाई की, तो एक्स का स्क्वायर कर लिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। एक्स वाई की जरूरत है तो 2 इंटू 10 20, 4 इंटू 20 80, 6 इंटू 25 150, 8 इंटू 30 240। एडिशन कर दिया सबका, सिग्मा वाई आ गया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 20, सिग्मा वाई आ गया 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 85, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 120, और सिग्मा एक्स वाई आ गया 20 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 240 490। इक्वेशन होती है आपकी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें a और b की वैल्यू को निकालने के लिए आप दो इक्वेशन अप्लाई करते हो, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे, सिग्मा y 85 इज इक्वल टू एन, नंबर 1 2 3 4 है तो 4a, प्लस b सिग्मा x, तो सिग्मा x कितना है, सिग्मा x है 20 तो 20b। सेकेंड इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई 490 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ए, सिग्मा एक्स है 20 तो 20a, प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर है 120 तो 120b। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 85 इंटू 5 425 इज इक्वल टू 4a इंटू 5 20a प्लस 20b इंटू 5 100b। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज कॉपी करेंगे, साइन चेंज करेंगे, अकॉर्डिंगली a कैंसिल हो गया, तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आपको b की वैल्यू मिल जाती है 3.25। अब ये जो b की वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, जैसे कि मैंने पहली इक्वेशन में यहां पे पुट किया 85 इज इक्वल टू 4a प्लस 20b, b की जगह b की वैल्यू रख दी 3.25, सॉल्व कर लिया तो हमें यहां पे a की वैल्यू पता चल गई 5, तो a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई 3.25, तो आपकी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू a की जगह 5 लिख दिया, प्लस b की जगह 3.25 लिख दिया, x की जगह x रह गया, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की इक्वेशन आ गई, जो कि क्वेश्चन की पहली डिमांड थी, फिट ए लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा एस्टिमेट मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर एज ऑफ कार ऑफ 10 इयर्स। अगर आपका जो एज ऑफ कार x है, x अगर 10 साल हो तो मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब y क्या होगा, तो क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं x अगर 10 होगा तो y कितना होगा, तो ये इक्वेशन कॉपी कर लो, y इज इक्वल टू सर a कितना 5, b कितना 3.25, x कितना है, सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंगली 10 रखना है x, तो यहां से आपको वैल्यू आ गई 37.5 की, मतलब 10th ईयर में 37.5 की मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। सिमिलरली सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा एज ऑफ कार बताओ इन ईयर, अगर मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी 50,000 हो तो, मतलब अगर हम y 50,000 रखें तो x क्या होगा वो बताना है। तो सिंपल सी बात ये थी, मैंने y रख दिया 50,000 50 इज इक्वल टू a है 5, b है 3.25, x आपको कैलकुलेट करना था तो सॉल्व करके x कैलकुलेट किया, तो 12 इयर्स में, मतलब जो 12 इयर्स होगा उसके अंदर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट 50,000 रुपए की होगी। तो इस तरीके के तो काफी सारे क्वेश्चन आप अपने क्लासेस में करके जाते हो। सिमिलर क्वेश्चन ये ओल्ड सिलेबस में पूछा गया था, फिगर चेंज थी केवल और केवल, और सिमिलर क्वेश्चन ही आपको न्यू सिलेबस में भी यहां पे पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4a, जो कि असाइनमेंट में से है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इन ए जॉब शॉप ऑपरेशन ऑफ JINT लिमिटेड 5 जॉब्स मे बी परफॉर्म्ड ऑन एनी 4 मशीन। आपके पास जॉब तो 5 है और मशीनें आपके पास 4, तो 5 जॉब, उनमें से 4 मशीनें हैं, कोई भी जॉब किसी भी मशीन पे कंप्लीट की जा सकती है। द आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब ऑन ईच मशीन आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल में ये जो डेटा है ये आवर्स गिवन है, कि अगर आप जॉब ए मशीन 1 पे करोगे 6 आवर्स लगेंगे, सेकंड मशीन पे करोगे 2 आवर्स में हो जाएगा, थर्ड मशीन पे 5 आवर्स में, और फोर्थ मशीन पे 2 आवर्स में। सिमिलरली जॉब बी सी डी ई अगर आप 1 2 3 4 मशीनों पे करोगे कितना कितना टाइम लगेगा आवर्स में, वो हमारे पास गिवन है। तो हमारा असाइनमेंट में टारगेट यही होता है कि टाइम को कम से कम करना है। द प्लांट फोरमैन वुड लाइक टू असाइन द जॉब्स सो दैट द टोटल टाइम इज मिनिमाइज्ड। अब हम करना चाह रहे हैं असाइनमेंट कि कौन सी जॉब किस मशीन को दी जाए
ताकि टोटल टाइम कम से कम लगे। इसके लिए क्वेश्चन की डिमांड है, डेवलप द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू मशीन्स एंड असेस द कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल टाइम इन आवर्स एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द जॉब विच विल बी लेफ्ट अनअसाइंड। क्योंकि जॉब तो 5 है, मशीनें 4 है, तो कोई ना कोई एक जॉब ऐसी होगी जो अनअसाइंड रह जाएगी, तो वो लास्ट में बता देंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रख लिया था। तो सबसे पहले तो आप ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसको कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने इस मैट्रिक्स को कॉपी कर लिया, मशीन 1 2 3 4 जॉब ए बी सी डी ई, एज इट इज ये डेटा कॉपी कर लिया। अब ये जो मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, ये कहलाती है अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स। क्योंकि सर अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहां पे जॉब तो ज्यादा है, मशीनें कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डमी मशीन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिसकी वैल्यूज रखनी पड़ेगी 0। तो जब आप इस अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स को बैलेंस्ड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो बाकी सारा डेटा तो सेम रह जाएगा। 5 जॉब थी, मशीनें 4 थी, तो एक 5वीं मशीन मैंने एज ए डमी यहां पे इंट्रोड्यूस कर दी जिसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 होती है। तो दिस मैट्रिक्स विल बी बैलेंस्ड मैट्रिक्स। अब इस बैलेंस्ड मैट्रिक्स में आप अपने स्टेप्स अप्लाई कर सकते हो और असाइनमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप होता है रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में आप क्या करते हो, हर एक रो में मिनिमम वैल्यू पिक करते हो और उसमें उसको सभी वैल्यूज में से माइनस करते हो। इस क्वेश्चन में कहानी ये हुई कि सर हर एक रो में 0 है। अगर हर एक रो में 0 है और इनमें से अगर आप 0 0 माइनस करोगे तो वैल्यू सेम रह जाएगी। तो रो ऑपरेशन के बाद आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी जो ये वाली है। रो ऑपरेशन के बाद आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर आपको ये सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है आपको मिल जाएगा। रो ऑपरेशन के बाद आप अप्लाई करते हो कॉलम ऑपरेशन। सर कॉलम ऑपरेशन में हमारा काम होता है हर एक कॉलम में मिनिमम फिगर पिक करना। जैसे पहली कॉलम के अंदर 2 मिनिमम है तो 2 पिक कर लो और इसमें से माइनस कर दो। 6 - 2 4, 2 - 2 0, 7 - 2 5, 6 - 2 4, 9 - 2 7, आपका ये पहला कॉलम आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड कॉलम में मिनिमम है 2, तो 2 - 2 0, 5 - 2 3, 8 - 2 6, 2 - 2 0, 3 - 2 1, आपको आपका सेकंड कॉलम मिल जाएगा। थर्ड कॉलम में मिनिमम आप पिक करोगे दैट इज 3, 5 - 3 2, 8 - 3 5, 6 - 3 3, 3 - 3 0, 8 - 3 5, आपको थर्ड कॉलम की फिगर्स मिल जाएगी। फोर्थ कॉलम में आप पिक करोगे मिनिमम दैट इज 2, 2 - 2 0, 7 - 2 5, 9 - 2 7, 4 - 2 2, 9 - 2 7, ये आपको फोर्थ कॉलम फाइंड आउट हो जाएगा। और फिफ्थ कॉलम में 0 है तो सर सारी वैल्यूज आपकी सेम रह जाएगी 0 0 0 0 0। कॉलम ऑपरेशन के बाद हम लाइन से ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करते हैं कि सारे के सारे 0 कवर हो जाए मिनिमम लाइन ड्रॉ करके। तो मैंने यहां पे लाइंस ड्रॉ करनी स्टार्ट करी तो सबसे पहले मैंने देखा कि सर सबसे ज्यादा 0 थे फिफ्थ कॉलम के अंदर। तो सबसे पहले मैंने फिफ्थ कॉलम पे लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहले मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद मैंने देखा कॉलम वाइज अगर मैं बात करूं 1 2 1 और 1 0, रो वाइज देखूं तो 2, क्योंकि ये लाइन तो खत्म हो ही गई थी। 2 1 2, तो 2 थे तो मैंने कॉलम वाइज ही लाइन ड्रॉ कर दी। सेकंड जो लाइन थी, सेकंड जो कॉलम था उसमें लाइन ड्रॉ कर दी। सेकंड और फिफ्थ के बाद मैंने जब चेक किया तो पहले कॉलम के अंदर बची 1 0, थर्ड कॉलम में 1 0, फोर्थ कॉलम में 1 0। रो वाइज देखा तो पहली रो में 1 0, दूसरी रो में 1 0, तीसरी रो में कोई 0 नहीं था, चौथी रो में 1 0, पांचवी रो में कोई 0 नहीं था। तो मैंने देखा कि हर एक कॉलम में एक एक 0 ही बचा है, तो सब में लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। तो सब में एक एक लाइन ड्रॉ हो गई। अकॉर्डिंगली आपकी 5 लाइन ड्रॉ हुई सारे के सारे 0 कवर करने के लिए। और अगर आपकी नंबर ऑफ जॉब्स 5 है और 5 लाइन ड्रॉ हो चुकी है तो यहां पे ऑप्टिमिलिटी चेक हो गई है, आगे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अब आप अपना असाइनमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट में मैंने असाइनमेंट स्टार्ट किया। असाइनमेंट का तरीका यह होता है कि अगर किसी भी रो या कॉलम में एक सिंगल 0 है, सबसे पहले वहां पे असाइनमेंट किया जाता है। तो मैंने चेक किया, पहले रो में 3 0 थे, दूसरे में 2 थे, तीसरे में मुझे 1 0 दिखाई दिया।
ई 5वीं जॉब पे, तो मैंने सी को 5th जॉब दे दी और खत्म कर दिया। सबसे पहले इसको दे दिया, फिर जब मैंने चेक किया तो 5th तो खत्म हो ही चुका था, तो यहां पे जो बी था उसमें एक 0 दिखाई दे रहा था 1 में, मैंने यहां पे असाइनमेंट कर दिया। इसके बाद 1 चला गया, 5 चला गया। देन थर्ड में जब देखा तो थर्ड में आपको यहां पे रो वाइज तो 2 0 दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब कॉलम वाइज देखा तो थर्ड में यहां पे कहानी क्या हुई, 5 और 1। तो थर्ड मैंने असाइनमेंट क्या किया, थर्ड मैंने असाइनमेंट कर दिया थर्ड को। रीजन था इसके पीछे कि जब मैंने रो वाइज देखा तो सेकंड में 2 थे, लेकिन थर्ड कॉलम में 1 0 था, तो कॉलम वाइज मैंने देख के यहां पे असाइनमेंट कर दिया। तो यहां पे ये तीसरा, 5वां और पहला खत्म हो गया था। इसके बाद मैंने देखा कि ए और ई दोनों में ही 2-2 0 दिखाई दे रहे थे, नहीं 2-2 नहीं, ए में 2 0 थे और ई में कोई 0 ही नहीं था। तो यहां पे मुझे आर्बिट्रेरी असाइनमेंट करना था, तो मैंने ए को सेकंड दे दिया और बचा हुआ जो था फोर्थ ई को दे दिया। इससे क्या हुआ, ए को ए जॉब मिली मशीन 2 को, बी जॉब गई मशीन 1 के पास, सी गई 5th के पास, जो कि 5th तो डमी था, तो एक्चुअल में यहां पे डैश आ जाएगा। डी जॉब गई 3rd के पास और ई जॉब गई 4 के पास। देन हमने टाइम देख लिया, टाइम क्या देखा सर, अगर ए जॉब मशीन 2 पे की जाए तो 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। अगर मशीन बी 1 पे की जाए, B1 पे की जाए 2 घंटे लगेंगे। सी 5 पे हो रही है, जो कि एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, 0। जो डी जॉब है वो मशीन 3 पे अगर की जाए 3 घंटे लगेंगे, और मशीन जो जॉब ई है वो अगर मशीन 4 पे की जाए तो 9 आवर्स लगेंगे। तो टोटलिटी में आपको 16 आवर्स लगेंगे। तो क्वेश्चन ये कहा था असाइनमेंट करो, कर दिया। कितना टोटल टाइम, 16 घंटे। कौन सा अनअसाइंड रह गया सर, जॉब सी जो है वो अनअसाइंड रह गई। तो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम असाइनमेंट इन योर एग्जाम फॉर 7 मार्क्स। 7 नंबर के लिए क्वेश्चन था, इजी था, क्योंकि इसमें कोई इंप्रूवमेंट वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4B। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 4B है, देखकर ऐसा लग रहा है कि ये थ्योरी क्वेश्चन है, बट ये थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, ये 100% प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्विंग मॉडल में से। 7 नंबर की वेटेज के साथ रेगन पी एंड कंपनी, दैट इज प्राइवेट एंड कंपनी, हैज ए सिंगल मैकेनिस्ट इन ए रिपेयर शॉप। इनकी एक रिपेयर शॉप है, एक सिंगल मैकेनिस्ट रखा हुआ इन्होंने। ही वर्क्स 8 आवर्स ए डे, दिन में 8 घंटे वो काम करेंगे। एंड ऑन एन एवरेज 4 मशीन ब्रेक ईच डे। डेली अगर बात करें तो 4 मशीनें जो है वो खराब हो जाती है 8 घंटे में। अगर 8 घंटे में 4 मशीनें खराब होती है तो ऑन एन एवरेज 1 घंटे में हाफ मशीन। तो अराइवल रेट जो होगा, जिसको आप लेमड़ा से इंडिकेट करते हो, दैट विल बी 0.5। इसका सॉल्यूशन मैंने बना रखा है, दिखाता हूं आपको। तो सर अराइवल रेट क्या होगा, 4 मशीनें अगर ब्रेक हो रही है 8 घंटे में, तो आधी मशीन 0.5 पर आवर जो है, दैट विल बी द अराइवल रेट। इट टेक्स ऑन एन एवरेज 1 आवर टू रिपेयर ए मशीन, सिंपल क्यू कंडीशन एग्जिस्ट। सर 1 घंटे में एक मशीन, तो सर्विस रेट जो है वो है 1 घंटा, तो सर्विस रेट जो है वो रहेगा 1 घंटा, मतलब 1 मशीन पर आवर, 1 मशीन पर आवर, 1 घंटे में एक मशीन। क्वेश्चन की पहली डिमांड है, आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन ऑन द रिपेयर शॉप। आपकी शॉप में कितनी नंबर ऑफ मशीनें ऑन एन एवरेज होती है, तो इसका मतलब क्वेश्चन जानना चाहता है आपसे एलएस, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन इन द रिपेयर शॉप, दैट इज इंडिकेटेड बाय एलएस। फॉर्मूला होता है लैम्बडा अपॉन में सर्विस रेट, ब्रैकेट में सर्विस रेट माइनस में अराइवल रेट। सर 0.5 इज द अराइवल रेट, डिवाइडेड बाय सर्विस रेट 1 है, 1 माइनस 0.5, इसको सॉल्व किया 1। इसका मतलब ऑन एन एवरेज एक मशीन जो है, ऑन एन एवरेज एक मशीन जो है वो आपकी रिपेयर शॉप में रहती है। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी, डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मशीन्स इन द शॉप ऑन विच द मैकेनिस्ट हैज नॉट स्टार्टेड टू वर्क। कहते हैं वो मशीनें बताओ जो रिपेयर शॉप में है लेकिन जिसपे अभी काम शुरू नहीं हुआ, जिसपे अभी काम शुरू नहीं हुआ होगा।
तो इसको बोला जाता है सिंबॉलिकली एल क्यू, इन द क्यू। कितनी मशीनें इन द क्यू है, तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा अपॉन में सर्विस रेट इंटू लैम्बडा अपॉन में सर्विस रेट माइनस लैम्बडा। लिख लो, डेटा डाल लो। सर अराइवल रेट है 0.5 अपॉन में सर्विस रेट 1 इंटू अराइवल रेट 0.5 अपॉन में 1 माइनस 0.5, इसको सॉल्व किया तो 0.5। तो सर ऑन एन एवरेज 0.5 मशीन ऐसी है जिसपे काम स्टार्ट नहीं हुआ है। फ्रैक्शन आ रहे कर नहीं सकते, डेटा कुछ इसी तरीके से गिवन है। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट है एसेस द एवरेज टाइम वेटिंग फॉर रिपेयर और अंडरगोइंग रिपेयर पर मशीन। हर मशीन का वेटिंग टाइम क्या है वो बताओ। तो सर क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं डब्ल्यू एस फॉर्मूला होता है एल क्यू अपॉन में लैम्बडा प्लस 1 अपॉन में सर्विस रेट इज इक्वल टू एल क्यू निकाला 0.5, लैम्बडा भी 0.5, 1 अपॉन में सर्विस रेट है 1। तो इसको सॉल्व किया 2 घंटे। 2 घंटे वेटिंग टाइम इन द सिस्टम है, मतलब रिपेयर प्लस वेटिंग मिला के 2 घंटे का टाइम एक मशीन में लगता है। वो तो लगेगा ही, जब 8 घंटे में 4 मशीनें आप देख रहे हो तो 2 घंटे में एक मशीन हो गई। और लास्ट रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में एवरेज टाइम ए मशीन वेट फॉर सर्विस वुड बी हाउ मच। सर एक मशीन को कितना वेट करना पड़ता है सर्विस के लिए, तो इसको बोलते हैं डब्ल्यू क्यू, वेटिंग टाइम इन द क्यू। फॉर्मूला होता है लैम्बडा अपॉन में सर्विस रेट इंटू 1 अपॉन में सर्विस रेट माइनस लैम्बडा। लैम्बडा है 0.5, सर्विस रेट है 1 इंटू 1 अपॉन में 1 माइनस 0.5। सर 1 घंटा वेटिंग टाइम है। तो सिंपल सी मैं बात करूं, 1 घंटा वेटिंग टाइम है, 1 घंटा काम करने में लग जाता होगा। अकॉर्डिंगली 2 घंटे जो है एक मशीन ऑन एन एवरेज एक मशीन रिपेयर शॉप में बिता रही होती है। तो ये क्वेश्चन था 7 मार्क्स की वेटेज का। सिंपल सी बात ये है, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है कि सर एल एस एल क्यू डब्ल्यू एस डब्ल्यू क्यू के फॉर्मूलेज क्या है तो इजीली कर लोगे, अदरवाइज तो फिर दिक्कत ही दिक्कत वाली बात। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको दिया गया इकोनॉमीज ऑफ मेंटेनेंस में से, जो कि आपके स्टडी मटेरियल का लास्ट टॉपिक हुआ करता है, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस में से। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5A, द मैनेजमेंट ऑफ बीबी होटल इन इज कंसीडरिंग पीरियोडिक रिप्लेसमेंट ऑफ लाइट बल्ब्स फिटेड इन इट्स रूम। एक होटल है, होटल के रूम्स में जो लाइट बल्ब्स हैं उनको वो रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं। देयर आर 200 रूम्स इन द होटल एंड ईच रूम हैज 5 बल्ब्स। सर अगर 200 रूम्स है, 5 बल्ब्स एक में है तो टोटलिटी में 1000 बल्ब्स हो गए। द मैनेजमेंट इज कंडक्टिंग ए स्टडी ऑन द लाइफ ऑफ द लाइट बल्ब्स। और मैनेजमेंट ये देख रहा है कि एक बल्ब की लाइफ क्या है। द फॉलोइंग मोर्टेलिटी रेट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड फॉर द लाइट बल्ब्स। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है एक बल्ब कितने महीने में खराब हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वो इन्होंने एनालाइज किया। मंथ ऑफ यूज, सर 1 महीने में खराब हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ बल्ब फेलिंग बाय दैट मंथ 10% बल्ब खराब हो जाएगा। 2 महीने में 15%, 3 महीने में 25%, 4 में 30%, 5 में 20%, तो टोटलिटी में इस तरीके से 5 महीने में 100% बल्ब जो है वो खराब हो जाते हैं। देयर आर 1000 लाइट बल्ब्स इन यूज, वो तो 200 इंटू 5 से पता चल गया था। एंड इट कॉस्ट ₹100 टू रिप्लेस एन इंडिविजुअल बल्ब विच हैज बर्न्ट आउट। अगर बल्ब हो गया खराब तो उसको बदलने में 100 रुपए लगे, ठीक है। इफ ऑल बल्ब्स वर रिप्लेस साइमल्टेनियसली, लेकिन अगर आप कहते हो सारे के सारे बल्ब्स एक साथ बदल देंगे तो इट वुड कॉस्ट ₹20 पर बल्ब। अगर आप सारे के सारे बल्ब एक साथ बदलोगे तो 20 रुपए पर बल्ब की कॉस्ट आएगी, मतलब 1000 इंटू 20,000 रुपए लगे। इट इज प्रपोज्ड टू रिप्लेस ऑल बल्ब एट फिक्स्ड इंटरवल्स whether or not they have burnt out and to continue replacing burnt out bulbs as they fail। कहते हैं प्रपोजल ये है कि एक बार सारे के सारे बदल देंगे। एक बार का मतलब जैसे आपने डिसाइड किया कि भाई हर 4 महीने से सारे बदल दो, तो जैसे 4 महीने डिसाइड किया तो 4 महीने से तो सारे बदल दो, उसके बाद जो बल्ब खराब होगा वो बदला जाएगा, फिर अगले 4 महीने में 4 महीने के बाद दोबारा बदल देना। ऐसा एक प्रपोजल है इनका, ठीक है। वो ग्रुप रिप्लेसमेंट हो गया। क्वेश्चन की 3 डिमांड है। सबसे पहले एग्जामिन द नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी मंथ। सर हर महीने कितने बल्ब रिप्लेस किए जाए
वो बताओ। तो इसके लिए तो आपको एक्सपेक्टेड लाइफ निकालनी पड़ेगी और उसके लिए आपको डेटा लेना पड़ेगा मंथ ऑफ यूज एंड परसेंटेज ऑफ बल्ब फेलिंग। तो सर मैंने कॉपी कर लिया, मंथ लिख दिया है एज पर क्वेश्चन 1 2 3 4 5। परसेंटेज ऑफ बल्ब इसका टोटल 100 है, मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी 0.10 0.15 0.25 0.30 0.20। मंथ को एक्स से इंडिकेट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी को पी से, मंथ को पी से मल्टीप्लाई किया, पी एक्स आ गया और ये आ गई आपकी एवरेज लाइफ 3.35। टोटल बल्ब कितने थे 1000, तो 1000 डिवाइड बाई 3.35 करोगे तो अप्रोक्स बात करें तो सर 299 बल्ब जो है, 299 बल्ब जो है वो ऑन एन एवरेज हर महीने खराब हो जाएंगे और आपको बदलने पड़ेंगे। सेकेंड रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। अभी अभी आपने कहा हर महीने 299 बल्ब बदलने पड़ेंगे और क्वेश्चन ने कहा था इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट 100 रुपए आएगी, तो 299 इंटू 100 सर 29,900 हर महीने आपकी कॉस्ट आएगी। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में? थर्ड रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एट व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम द मैनेजमेंट ऑफ बीबी होटल इन शुड रिप्लेस ऑल द लाइट बल्ब्स। कितने फिक्स्ड इंटरवल के बाद, कितने फिक्स्ड इंटरवल के बाद हमें सारे के सारे बल्ब्स रिप्लेस कर देने चाहिए वो बताओ। उसके लिए आपको एक एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, साथ में ये भी बताना कि विच पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट वुड इकोनॉमिकल, वो बाद में बात करते हैं। पहले हम एवरेज कॉस्ट का इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन एवरेज कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट देखने पड़ेंगे। उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि सर एक महीने में अगर मैं बात करूं 1000 बल्ब आपने लगाए तो पहले महीने में 1000 का 10% मतलब 100 बल्ब आपके खराब हो जाएंगे। अब जब दूसरा महीना आएगा तो इन 1000 बल्ब के लिए तो दूसरा महीना हो गया, तो इस 1000 का तो 15% खराब होगा, लेकिन जो आप ये पहले महीने में बदलोगे 100, इसका भी तो एक महीना कंप्लीट हो जाएगा, तो एक महीने में इस 100 का भी 10% खराब हो जाएंगे। तो 1000 जो स्टार्टिंग में थे उसका 15%, इस 100 का 10%, टोटल 160 खराब हो जाएंगे। जब आप तीसरे महीने में पहुंचोगे तो उस 1000 का तो 25% खराब हो जाएगा। ये जो 100 थे इसका दूसरा महीना आ गया तो इस 100 का 15% खराब हो जाएगा, लेकिन ये जो 160 बदले थे आपने पिछले महीने, इसका भी एक महीना कंप्लीट हो जाएगा तो 10% इसमें से भी खराब हो जाएंगे, तो 281 बल्ब खराब हो जाएंगे। जब आप चौथे महीने में पहुंचोगे तो जो स्टार्टिंग में 1000 लगाए थे उसका तो 30% खराब हो जाएगा। इन 100 के 3 महीने कंप्लीट हो गए तो सर इस 100 का 3 महीने के हिसाब से 25% खराब हो जाएगा। इस सेकेंड मंथ वाले 160 के भी 2 महीने हो गए तो सर इस 160 का 15% खराब हो जाएगा। और जो पिछले महीने ही बदले थे 281, उसके लिए भी एक महीना कंप्लीट हो जाएगा तो 10% उसका खराब हो जाएगा, तो टोटलिटी में 377 बल्ब जो है वो आपके खराब हो जाएंगे। और फिफ्थ मंथ में जब पहुंचोगे तो जो स्टार्टिंग में 1000 लगाए थे उसके लिए 5 महीने हो गए और 5 महीने में 20% खराब होंगे, तो उस 1000 का तो 20% खराब होगा। इस 100 के लिए 4 महीने कंप्लीट हो गए तो 30% खराब होगा। इस 160 के लिए 3 महीने कंप्लीट हो गए तो 25% खराब हो जाएगा। इस 281 के 2 महीने कंप्लीट हो गए तो 15% खराब हो जाएगा। और इस 377 का भी 1 महीना कंप्लीट हो गया तो 10% खराब हो जाएगा। अकॉर्डिंगली 350 बल्ब खराब हो जाएंगे। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो मंथ कॉपी कर लो 1 2 3 4 5। देन ये जो रिप्लेसमेंट है इसका क्यूमुलेशन किया जाता है कि एक महीने में 100, 2 महीने में 100 प्लस 160, 3 महीने में 100 प्लस 160 प्लस 281, 4 महीने में 100 प्लस 160 प्लस 281 प्लस 377 और 5 महीने में 100 प्लस 160 प्लस 281 प्लस 377 प्लस 350। सर ये क्यूमुलेशन आ गया। कॉस्ट की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा इंडिविजुअल बल्ब को रिप्लेस करने की कॉस्ट है 100 रुपए, तो सर 100 इंटू 100, 260 इंटू 100, 541 इंटू 100, 918 इंटू 100, 1268 इंटू 100। अब ग्रुप रिप्लेसमेंट तो एक बार करोगे ही करोगे। जब सारे के सारे रिप्लेस करोगे 1000 बल्ब है और क्वेश्चन ने कहा साइमल्टेनियसली रिप्लेस करने के लिए 20 रुपए, मतलब 20,000 रुपए, तो चाहे आप कभी भी रिप्लेस करो 20,000 रुपए एक बार आपके लगेंगे। दोनों का टोटल कर लोगे आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी और एवरेज करने के लिए टोटल को मंथ से डिवाइड कर दिया जाता है तो आपको आपकी एवरेज कॉस्ट पता चल जाएगी। और आप देखोगे कि एवरेज कॉस्ट पर मंथ सबसे कम
सेकेंड मंथ में है, तो आपका आंसर है सर सेकेंड मंथ में, 2 महीने में। क्वेश्चन ने कहा था एट व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम, आंसर है 2 महीने में, क्योंकि 2 महीने में अगर आप रिप्लेसमेंट करोगे तो आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी। साथ में क्वेश्चन ने कहा कि कौन सी पॉलिसी इकोनॉमिकल है, तो अगर आप ग्रुप रिप्लेसमेंट में जाते हो तो 23,000 रुपए पर मंथ है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के लिए जाते हो, अगर आप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के लिए जाते हो, अगर आप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के लिए जाते हो तो आपकी कॉस्ट आ रही थी 29,900। तो सर ग्रुप रिप्लेसमेंट में मेरी कॉस्ट 23,000 रुपए पर मंथ कम है, तो आपको क्या करना चाहिए, ग्रुप रिप्लेसमेंट जो है उसको प्रेफर करना चाहिए। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 5A, 7 नंबर की वेटेज के लिए। और सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो, बस वहां पे हम कंप्यूटर आइटम्स की कंपोनेंट्स की बात करते हैं और इसके अंदर आपको लाइट बल्ब्स गिवन है, बाकी कहीं पे भी कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5B। क्वेश्चन नंबर 5B जो है वो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से गिवन है, नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन है, सीपीएम एंड पर्ट में पर्ट का क्वेश्चन यहां पे आपके पास गिवन है। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। टिंटेक्स लिमिटेड, ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, हैज एन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट ए बिड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू अपार्टमेंट बिल्डिंग फ्रॉम स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर। ए पर्ट नेटवर्क for the project has been developed and the estimate of optimistic, most likely and pessimistic completion duration in days, जिसको यहां पे optimistic को A से, most likely को M से और pessimistic को B से इंडिकेट किया गया है। वैसे अगर मैं बात करूं तो optimistic को TO से इंडिकेट किया जाता है, most likely को TM से इंडिकेट किया जाता है और pessimistic को P से इंडिकेट किया जाता है। फॉर ईच एक्टिविटी आर शोन बिलो। आपके पास यहां पे ABCDEF 6 एक्टिविटीज गिवन है, अल्फाबेटिकली भी गिवन है, न्यूमेरिकली भी गिवन है। ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम आपके पास मेंशन है हर एक एक्टिविटी का। क्वेश्चन की 3 डिमांड है, एक एक करके डिस्कस कर ले। तो पहली डिमांड है एसेस द एक्सपेक्टेड टाइम इन डेज ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको एक्सपेक्टेड टाइम निकाल के देना है जिसको सिंबल TE से इंडिकेट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना लिया है, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5B। फॉर्मूला होता है TE एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 TM दैट इज मोस्ट लाइकली टाइम प्लस TP पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। सबसे पहली एक्टिविटी ए, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है 15 प्लस मोस्ट लाइकली टाइम लिया जाता है 4 गुना तो 4 इंटू 20 प्लस पेसिमिस्टिक टाइम 25 डिवाइडेड बाई 6। ये आपका आ जाएगा एक्टिविटी ए के लिए 20 एक्सपेक्टेड टाइम। सिमिलरली बाकी भी अपने को कैलकुलेट करने लेने हैं, लाइक 20 प्लस 4 इंटू 25 प्लस 30 डिवाइड बाई 6। नेक्स्ट 6 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 6। नेक्स्ट 8 plus 4 into 12 plus 16 divided by 6. Next 2 plus 4 into 6 plus 10 divided by 6. Last में 6 plus 4 into 10 plus 14 divided by 6. Accordingly हम यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये थी क्वेश्चन की पहली डिमांड। सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क। आपको प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाकर देना है और आइडेंटिफाई ऑल पाथ थ्रू इट। जितने भी पाथ हो सकते हैं वो आपको यहां पे बना के देने। तो बड़ा सिंपल सा नेटवर्क है, एक से आपको 2 और 3 एक्टिविटी निकालनी थी, नेटवर्क मैंने बना लिया है ऑलरेडी। एक से आपको एक्टिविटी नंबर 2 और 3 पे जाना था, देन आपको 2 से 3 और 2 से 4 जाना था, तो 2 से 3 की तरफ और 2 से 4 की तरफ। देन इसके बाद आपको 3 से 4 और 4 से 5 जाना है, तो 3 से 4 और ये 4 से 5। अकॉर्डिंगली आपका नेटवर्क बन गया। पाथ की बात करें तो, और मैंने इस पे एक्टिविटीज के नाम भी लिख दिए हैं। जैसे एक्टिविटी 1 to 2 जो है उसका नाम था A, तो A लिख दिया। 1 to 3 का नाम B, 2 to 3 का नाम C,
2 to 4 का नाम डी, 3 to 4 का नाम ई और 4 to 5 का एफ। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन थे, मैंने लिख दिए। अब आप अपने पाथ बनाओगे तो सिंपली आप पहला पाथ बना सकते हो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5। कितना टाइम लगेगा? 20 प्लस 12 प्लस 10 सर 42 डेज, 42 डेज। दूसरा पाथ बनता है 1 से 2 जाओ, 2 से 3 की तरफ आ जाओ, 3 से 4 आ जाओ, 4 से 5। अगर आप ऐसा करते हो तो टाइम पीरियड हो गया टोटलिटी में 20 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 10, 46 डेज। तीसरा पाथ आपका 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 चले जाओ और इस सिचुएशन में आपका टाइम लगेगा 25 प्लस 6 प्लस 10, 41 डेज का। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट यही है, आपको नेटवर्क बना के पाथ बताने थे। क्वेश्चन की जो तीसरी रिक्वायरमेंट थी उसमें इन्होंने कहा आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। सर क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है, क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन होता है। तो ये जो सेकंड पाथ था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जिसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड 46 डेज का है, दैट विल बी योर क्रिटिकल पाथ। क्वेश्चन ने कहा विद इट्स ड्यूरेशन, सर ड्यूरेशन विल बी 46 डेज। देन इसके बाद क्वेश्चन ने कहा एंड ऑल्सो एसेस द टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट ऑफ ईच एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट की हर एक्टिविटी का टोटल और फ्री फ्लोट कैलकुलेट करके देना है। सर इसके लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फ्लोट, जिसमें हम सबसे पहले तो क्वेश्चन में से ही एक्टिविटीज के नाम कॉपी कर लेते हैं। 1 to 2, 1 to 3, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 4 to 5 मैंने एक्टिविटीज के नाम कॉपी कर लिए। साथ के साथ मैंने अल्फाबेटिकली भी इनके नाम लिख दिए, ए बी सी डी ई एफ। सर अल्फाबेटिकली भी नाम लिख दिए। साथ में नेक्स्ट कॉलम होता है ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन में एवरेज ड्यूरेशन आता है, तो यहां पे हमने जो पहले पॉइंट में एवरेज ड्यूरेशन निकाले थे वो कॉपी हो जाएंगे 20, 25, 10, 12, 6 और 10। इसके बाद हम ईएसटी निकालते हैं। ईएसटी निकालने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि सर ये हमारा एक्टिविटी 1 है, यहां तक आने के लिए कितना टाइम? सर इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो 0, ईएसटी विल बी 0। नेक्स्ट एक्टिविटी 1 2 3, तो सर इसका भी तो 1 ही है तो 0 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी होती है आपकी 2 to 3, तो सर इस 2 तक आने में कितना टाइम? 20 दिन, तो 20 दिन लिख दो। ये भी 2 to 4 है तो 2 ही आएगा तो 20 दिन लिख दो। नेक्स्ट 3, सर 3 तक आने के लिए आप दो तरीके से आ सकते हो, इधर से आओगे तो 20 और 10 30 दिन, इधर से आओगे तो 25, ज्यादा से ज्यादा लिया जाता है तो 30 डेज, 30 डेज। तो नेक्स्ट एक्टिविटी का हो जाएगा 3 to 4 है तो 30 डेज। नेक्स्ट 4 की बात करें तो सर यहां तक आने के आपके पास तरीके हैं 20 और 12 32, या फिर 20 10 30 और 6 36, तो हाईएस्ट लिया जाता है तो 36 डेज। तो 4 का ईएसटी हो जाएगा 36 डेज। 5 का भी कैलकुलेट कर दो जो कि क्रिटिकल पाथ ही होता है 46 डेज, जो कि यहां पे तो लिखने की जरूरत नहीं है। जब ईएसटी आ जाता है तो उसमें ड्यूरेशन ऐड करके आप ईएफटी निकाल सकते हो। 0 प्लस 20 20, 0 प्लस 25 25, 20 प्लस 10 30, 20 प्लस 12 32, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 10 46। देन आप कैलकुलेट कर सकते हो एलएफटी। एलएफटी कैसे निकलता है? जैसे आपका ये 1 है तो एलएफटी का मतलब होता है कि सर इस 1 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा रिवर्स में, तो सर यहां से यहां तक पहुंचने में मैक्सिमम 46 डेज लगेंगे और उसको माइनस कर दिया जाता है क्रिटिकल पाथ में से। तो 46 में से 46 माइनस करोगे तो एलएफटी आ जाएगा 0, एलएफटी आ जाएगा 0, एलएफटी आ जाएगा 0। लेकिन ध्यान देना है एलएफटी जो है लिखना किसका होता है यहां पे मैं बाद में बताऊंगा, पहले एलएफटी यहां पे नेटवर्क में कैलकुलेट करवा देता हूं। सर सेकंड 2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सर एक तरीका तो है 10 और 12 32 दिन में आ जाऊं, दूसरा तरीका है 10 और 6 16, 10 और 12 22 दिन में आ जाऊं, दूसरा तरीका है 10 6 16 और 10 26। हाईएस्ट जो होता है वो माइनस किया जाता है, तो 46 में से 26 माइनस करोगे इट विल बी 20। इस 3 तक आने के लिए 10 और 6 16 दिन रिवर्स में, 46 में से 16 माइनस कर दो 30। इस 4 तक आने के लिए 10 दिन, 46 में से 10 माइनस कर दो 36 डेज। सर 5 तक आने के लिए कुछ भी नहीं 0, तो 46 में से 5 तक आने के लिए कितने दिन? 0, तो 46 में से 0 माइनस करोगे तो 46। अब यहां पे जो एलएफटी लिखा जाता है ध्यान देना, वो लिखा जाता है हेड इवेंट का। तो यहां पे लिखा जाएगा 2 का, तो 2 है, 2 का है 20, तो ये 20 आ जाएगा। इसमें 3 है दोनों में, तो 3 का L 30, तो यहां पे 30 30 लिखा जाएगा।
यहां पे है 4 4, तो 4 का 36 है, तो 36 और 36 लिखा जाएगा। यहां पे 5 है, तो 5 का 46 है, तो 46 लिखा जाएगा। जब आप LFT में से ड्यूरेशन माइनस कर दोगे तो आपको LST पता चल जाएगा। 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 25 5, 30 माइनस 10 20, 36 माइनस 12 24, 36 माइनस 6 30, 46 माइनस 10 36। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला होता है LST माइनस EST। ये रहा LST, ये रहा EST। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 20 माइनस 20 0, 24 माइनस 24, 30 माइनस 30 0, 36 माइनस 36 0। और फ्री फ्लोट का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोट में से माइनस करना है स्लैक ऑफ द हेड। स्लैक होता है E और L का डिफरेंस, यहां पे जो EL लिखे हुए इसका डिफरेंस। हेड, हेड क्या है सर? पहली एक्टिविटी का हेड है 2। इवन मैं बात करूं तो यहां पे कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, E और L का अगर आप डिफरेंस देखो दोगे तो 0 ही है। तो सिंपल आपको करना क्या है, ये टोटल फ्लोट की फिगर्स करो कॉपी, उस सब में से 0 0 माइनस करोगे तो जितना टोटल फ्लोट है उतना ही आपका फ्री फ्लोट भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में दिसंबर 2023 में पर्ट टॉपिक में से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में से, नेटवर्क एनालिसिस CPM पर्ट में से 7 मार्क्स की वेटेज के साथ। इसके बाद आपको दिए गए 3 थ्योरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि SM भी तो पूछना था इनको, और SM 100% थ्योरेटिकल है जो कि 40 नंबर का पूछना था, जिसमें से कुछ MCQ में पूछ चुके ऑलरेडी। तो अब आपसे ये यहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने वाले थे SM के रिगार्डिंग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट A था, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करते वक्त कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हमें अपने माइंड में रखने चाहिए, वो यहां पे आपको मेंशन करने थे 7 नंबर की वेटेज में। सिमिलरली 6 का B पार्ट जो रखा गया वो था 7 मार्क्स के लिए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट क्लाउड कंप्यूटिंग, जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, हैज ह्यूज बेनिफिट्स येट इट हैज इट्स ओन कॉजेज ऑफ कंसर्न। कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे तो है लेकिन लिमिटेशंस भी है। इन दिस कंटेक्स्ट एग्जामिन द डीमेरिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के यहां पे कोई भी 7 डीमेरिट मेंशन करने थे 7 नंबर की वेटेज के लिए। आप इजीली स्टडी मटेरियल में इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हमसे क्लासेस ली हुई आपने, तो हमने जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं उसमें इजीली आपको ये सीधे सीधे सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो जाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें भी 2 पार्ट किए गए 7 मार्क्स की वेटेज के। क्वेश्चन क्या था, एग्जामिन वेरियस मैकेनिज्म्स दैट मे बी एम्प्लॉयड फॉर आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स इन द मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। और बी पार्ट रखा गया, द वैल्यू चेन डिस्क्राइब द कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज विद इन एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन which create a product or service. In this context, demonstrate the activities involved in value chain of an organization. वैल्यू चेन में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है वो आपको 7 मार्क्स के लिए यहां पे मेंशन करनी थी। और जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी 2 पार्ट किए गए 7 मार्क्स के। While designing a control system, top management should remember that control should follow strategy. In that context, enumerate the recommended guidelines for proper control. कंट्रोल की गाइडलाइंस यहां पे मेंशन करनी थी। और बी पार्ट में 7 मार्क्स के लिए बोला, डेमोन्स्ट्रेट इन ब्रीफ सम ऑफ द एरियाज दैट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट गोल कॉन्ग्रुएंस। तो इस तरीके से ये आपका OMSM का पेपर बनाया गया था, जिसमें अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, सेक्शन ए की, तो सर वो तो MCQ था ही, लेकिन जो सेक्शन बी था जिसमें आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो मेरा सजेशन यही था कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये 4 प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आप छोड़ दो, जो चॉइस थे इस वजह से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 5 जरूर अटेम्प्ट करो, 4 जरूर अटेम्प्ट करो और 3 जरूर अटेम्प्ट करो, ताकि आप यहां पे 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी अटेम्प्ट कर सको। तो अप्रॉक्स में बात करूं, आपको आगे आने वाले पेपर्स में भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। 35 से 40 नंबर का प्रैक्टिकल पोर्शन, जो कि ऑफ कोर्स OM का होगा।
40 नंबर एचएम आपको पूरा का पूरा थ्योरी दिखेगा ही, और ओएमएस से भी आपको 20 नंबर के आसपास थ्योरी दिखेगी। रीजन बीइंग कि एमसीक्यू जो है वो मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज थियोरेटिकल बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो ये था आपका ओएमएसएम, जो न्यू सिलेबस 2022 दिसंबर 2023 में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर रखा गया था, उसका सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अभी हम आपके लिए ओल्ड सिलेबस में कॉस्ट एफएम, एफएमबीडीए न्यू सिलेबस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए फाइनल के लिए एचसीएम एसएफएम ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस, इसके सजेस्टेड आंसर अभी भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। और अगर जो मैंने आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिखाए हैं, आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पे आप लिख दीजिए कि आपको ओएमएसएम न्यू सिलेबस जो है दिसंबर 2023 का जो ओएमएसएम का एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, आपको मिल जाएंगे। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, रिवीजन सीरीज हम लेकर आएंगे जून 2024 के लिए अप्रॉक्स मार्च के आसपास फॉर माय सब्जेक्ट्स, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एफएमबीडीए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, फाइनल में एचसीएम एसएफएम। और इस बार हम आपके लिए टैक्सेशन की भी रिवीजन सीरीज लेकर आने की कोशिश करेंगे पूरा। साथ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी हम आपके लिए पूरा रिवीजन सीरीज लेकर आने की कोशिश करेंगे। साथ में टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जून 24 के लिए। मार्च में जब आपका दिसंबर 23 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से अप्रॉक्स हम आपके लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने वाले हैं। अगेन सारे सब्जेक्ट्स की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, एफएमबीडीए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एचसीएम एसएफएम फाइनल लेवल पे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोबाइल ऐप हमारी डाउनलोड करके आप रख सकते हो। अगर आपको कोई भी क्लासेस बाई करनी है, आप मोबाइल ऐप पे जाके डायरेक्ट वहां से बाई कर सकते हो। जैसे ही आप बाई करेंगे ऑटोमेटिक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको क्लासेस एंड्रॉइड या आईओएस फोन में देखनी है तो, अगर आपको लैपटॉप डेस्कटॉप पे देखनी है, वेबसाइट का लिंक गिवन है, वहां से आप अपनी क्लासेस के लिए ऑर्डर डाल सकते हो। आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी क्लासेस हमारी तरफ से मिल जाती है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉस्ट एंड एफएम के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।